हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब। पॉलीटेक्निक ईजी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग रेडियो एक्टिविटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि आपके पूरे के पूरे पीवाईक्यू बेस्ड है। और इसमें से 3-4 प्रश्न जो कि पिछली बार पूछे गए थे वो भी इसमें इंक्लूड है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने रेडियो एक्टिविटी का वन शॉट में थ्योरी को कंप्लीट किया है। यदि अब तक आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए उसे देख लीजिए, जिससे आपका थ्योरी एंड फार्मूला टोटल क्लियर हो जाएगा। देन यहाँ पे हम लोग एमसीक्यू को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला प्रश्न आपका कह रहा है, वो डिस्कवर नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, मतलब रेडियो एक्टिविटी को फर्स्ट ऑफ ऑल किसने खोजा था? तो हमारा हेनरी बैकलर जी ने खोजा था। 1896 में उन्होंने इसे क्या किया था, खोज किया था। तो कौन किए थे? हेनरी बैकलर। इजी प्रश्न है, बस ओनली बेसिक्स के लिए हम लोग जाने, इससे हमारा ज़्यादा रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेडिएशन से आप सभी को पता होगा, जब भी कोई रेडियो एक्टिविटी रहता है तो उसमें से हमारा अल्फा बीटा गामा ये सभी रेज निकलते हैं। तो उसी रेज से आपका अगला प्रश्न है, विच रेडिएशन इज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन पावर, मतलब किस विकिरण की आयनीकरण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है? अल्फा का, बीटा का, गामा का, एक्सरे का? तो सबसे ज़्यादा जो हमारा आयोनाइजेशन पावर रहता है अल्फा का रहता है। अब आप बोलिए अल्फा का क्यों रहता है? तो अल्फा क्या है ना, बहुत भारी कण है, हेवी कण है, और इस पे जो चार्जेज रहते हैं, बोले तो आवेश रहते हैं, वो +2 रहता है। यानी सबसे ज़्यादा इसी का भारी भी है, चार्जेस भी ज़्यादा है। तो आयोनाइजेशन सबसे ज़्यादा आयरन करने की, मतलब आयनीकरण करने की क्षमता किसकी होगी? तो आप ऑब्वियसली बोलिएगा अल्फा रेज की होगी, अल्फा कण की होगी। तो करेक्ट आंसर हमारा अल्फा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो प्रश्न नंबर 3 है, यह आपका पीवाईक्यू प्रश्न है। यह हर बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। कह रहा है, देखिए, इन बीटा डिके द एटॉमिक नंबर ड्रॉट न्यूक्लियस, कहने का मतलब बीटा 6 में पुत्री नाभिक के का परमाणु क्रमांक, यदि मान लीजिए कोई हमारा एटम है, उसमें से मान लीजिए क्या है, इसमें से बीटा का 6 हो रहा है, बीटा निकल रहा है, देन उसका परमाणु क्रमांक पे क्या असर पड़ेगा? तो यहाँ पे देखिए लिखा हूँ, और मैंने थ्योरी में भी बताया हूँ कि जब भी बीटा निकलता है तो परमाणु क्रमांक, बोले तो परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर में क्या रहता है, एक का इंक्रीज रहता है। यदि 20 है तो वो 20+1 होगा, एक से तो x+1। एंड जो उसका भार है, नाभिक का जो भार है ना, उसमें कोई भी चेंजेज नहीं आती है। तो पूछेगा क्या बीटा 6 में उसके परमाणु भार में कोई भी चेंजेज आती है? तो नहीं, ओनली हमारा परमाणु क्रमांक बदलता है और उसमें +1 इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर +1 हो जाएगा। यह पीवाईक्यू का प्रश्न है। इसके जगह पे कभी कभी एक दे देगा, बोला कि उसका परमाणु भार इतना है यूरेनियम का, उसमें से बीटा 6 हो रहा है, देन जो नया बना हमारा उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा। तो इस तरीके से पूछेगा, तो आपको क्या करना है, +1 करना है यदि बीटा है। तो अल्फा में क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैंने पिछली बार आपको बताया हूँ थ्योरी क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न एक न्यूमेरिकल प्रश्न है। देखिए क्या कर रहा है, दी हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट इज 10 आवर, मतलब किसी भी कोई रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट है वो 10 घंटा में आधा हो जा रहा है, हाफ लाइफ उसका 10 आवर है। वाट इज़ द एवरेज लाइफ, हमसे पूछ दिया भैया एवरेज लाइफ क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं एवरेज लाइफ बराबर क्या होगा, हम लोग एवरेज लाइफ का यहाँ पे फॉर्मूला निकालेंगे। तो हमारा एवरेज लाइफ, बोले तो औसत आयु अर्ध आयु के बीच का जो संबंध होता है, मतलब क्या है, हमें यहाँ पे हाफ लाइफ दिया गया, उससे हमें एवरेज लाइफ निकालना है। तो इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ फार्मूला होगा। तो फार्मूला हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो फार्मूला क्या होता है, टाउ, बोले तो हमारा औसत आयु हाफ लाइफ बराबर अर्ध आयु बटा log 2 होता है। ठीक है, तो log 2 का मान कितना होता है, 0.6 और अर्ध आयु भैया कितना है आपका? तो अर्ध आयु हम लोग कितना दिया गया, 10 आवर। तो ये 10 आवर को यहाँ पे रख दिए, देन गुना किए तो टाउ बराबर इसमें इसे गुना किए तो 14.4 आवर हमारा करेक्ट आंसर आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस फार्मूला को याद रखना है कि हमारा टाउ बराबर ये फार्मूला होता है। एंड देन इस फार्मूला में हम लोग हाफ लाइफ को रखे, हाफ लाइफ हमारा 10 आवर दिया गया था, एंड फाइंड आउट कर लिए हम लोग एवरेज लाइफ। इससे न्यूमेरिकल 2 रहेगा, तो आप लोग प्लीज़ अच्छा से कीजिए, फार्मूला को लिख के रखिए, याद जरूर रखिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 में दिया गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड इन कार्बन डेंटिंग, कार्बन डेंटिंग में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, कौन से समस्थानिक का उपयोग करते हैं, कौन से आइसोटॉप का? ऐसे ही पूछ सकता है, विच आइसोटॉप इज यूज्ड इन कार्बन डेंटिंग, तो कार्बन डेंटिंग में कौन सा आइसोटॉप यूज करते हैं कार्बन का? तो C14। कार्बन डेंटिंग है क्या? तो कार्बन डेंटिंग जी क्या है ना, इससे हम लोग एज निकालते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म का, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, क्योंकि ऑर्गेनिक में क्या रहता है, कार्बन रहता है। एंड जितना धीरे धीरे पुराना होते जाएगा ना, वैसे वैसे कार्बन का वैल्यू घटते जाएगा। यहाँ पे मैं जूम कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे जैसे कोई भी जीवाश्म जब क्या है ना, वो ज़मीन में दबा है, मान लीजिए कोई 10,000 साल पहले मरा, 20,000, तो वो क्या उसमें धीरे धीरे कार्बन कम होते जाएगा, धीरे धीरे क्षय होते जाएगा। तो इसी से कार्बन डेंटिंग से C14 के द्वारा हम लोग पता करते हैं कि वो जीवाश्म कितने साल पहले था, वो ऑर्गेनिज्म
कितने साल पहले था, उसका आयु क्या था, तो इससे हम लोग आयु उसका पता करते हैं। ठीक है, वो कार्बन डेटिंग हो गया। ठीक है, C14 आइसोटॉप का यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है न्यूक्लियर फिजन इज द प्रिंसिपल बिहाइंड, नाभिकीय विखंडन के पीछे का सिद्धांत क्या है। तो मैंने जब पढ़ाया था आपको बताया था, एक होता है नाभिकीय संलयन, एक होता है नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन हमारा किस में यूज होता है, तो नाभिकीय विखंडन हमारा एटम बॉम्ब में यूज होता है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन क्या है, तो नाभिकीय विखंडन नाम से पता होगा, टूटेगा एक, जो मान लीजिए ये न्यूक्लिया है, इसको क्या करेगा, दो भाग में टूटेगा हेवी एनर्जी देने पे। एंड क्या करेगा, ये जब टूटेगा तो इसमें से न्यूट्रॉन निकलेगा, और ये न्यूट्रॉन फिर इस पर बमबारी करके इसको तोड़ेगा, फिर ये न्यूट्रॉन, हर एक जब भी टूटता है एक न्यूट्रॉन निकलता है, और वो न्यूट्रॉन क्या अपने बगल वाले पे बमबारी मतलब उस पर टकराता है, जिसके कारण फिर ऊपर उठता है, फिर वो उससे टकराता है, फिर ऊपर उठ सकता है। तो इस कारण से हमारा चेन रिएक्शन चलता है, और इसी कारण से हमारा एटम बम क्या रहता है, बहुत विनाशकारी होता है। अब इससे भी एक स्टेप ऊपर जाइए, अब आता है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम में हमारा होता है भैया नाभिकीय संलयन। संलयन में क्या रहता है, ये दो गो न्यूक्लियाई को एकदम एकदम हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या करेगा, मिलाएगा। जैसे ही मिलेगा ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकले, जैसे कि सूरज से निकलता है, जो उतना दूर होने पर भी हम लोग को गर्मी में तड़पा देता है। तो हाइड्रोजन बम बहुत बहुत विनाशकारी होता है। एंड ये जो प्रिंसिपल है ना नाभिकीय विखंडन वाला, इससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, लेकिन संलयन वाला से नहीं बनाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हमारे कारण भारी होगा। और ये जो एटम बम में होता है, ये अनकंट्रोल न्यूक्लियर फिशन होता है, तो इसे याद रखिएगा। बोले तो यह अनियंत्रित, ये देख रहे चेन की तरह फूटते जाएगा, जितना इसमें यूरेनियम डालने रहिएगा उतना फूटेगा, जब तक ये पूरा फूट के ख़त्म नहीं हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 आपका एक न्यूमेरिकल है। देखिए क्या कर रहा है, यह न्यूमेरिकल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी तरीके के न्यूमेरिकल पूछे जा चुके हैं। कह रहा है इफ़ द हाफ लाइफ इज 5 डेज, कहने का मतलब हाफ लाइफ 5 दिन है। कहने का मतलब है, सिंपली समझिए, ये आपका कोई सब्सटेंस है, इसका हाफ लाइफ 5 दिन, मतलब ये 5 दिन बाद आधा हो जाएगा, फिर 5 दिन बाद उसका आधा हो जाएगा, फिर 5 दिन बाद उसका आधा, फिर 5 दिन बाद उसका आधा, ऐसे ऐसे करके आधा होते जाएगा, जब तक कि वो ख़त्म नहीं हो जाए। ठीक है, तो पूछ रहा 15 दिन बाद, यानी 5 5 5 15 दिन बाद ये कितना बचेगा भैया। ठीक है कितना ग्राम है आपका, 100 ग्राम। अब आप बोलिएगा सर जी एक बार ज़रा बता दीजिए कि हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया रखा है कि हाफ लाइफ बराबर क्या होता है। जब हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा था, देन बताया था कि यह डी के फॉर्मूला को याद रख लीजिए। हाफ लाइफ बराबर क्या होता है, एन टी बोले तो वो सब्सटेंस कितना बचेगा, एन मतलब कितना बचेगा, कितना दिन बाद, 15 दिन बाद। एन नॉट मतलब वो कितना ग्राम दिया गया था, आप बोलिएगा 100 ग्राम दिया गया है, मल्टीप्लाई बाई 1/2 का पावर एन। अब आप बोलिएगा एन क्या है, एन के बारे में बताए थे क्या, तो एन भी बताए थे। एन बराबर क्या होता है कि टोटल आपको कितना समय दिया गया है, तो बोला 15 दिन दिया गया है। हाफ लाइफ उसका कितना दिया गया है भैया, तो उसका हाफ लाइफ बोलिएगा कितना दिन दिया गया, तो 5 दिन में आधा हो जा रहा है। तो एन बराबर, अब आप बताइए एन बराबर यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, एन बराबर आप फट से बोल दीजिए, एन बराबर 3 निकलेगा। यानी 100 × 1/2 के पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देन इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका 12.5 आ जाएगा। तो इसे याद रखिएगा, फॉर्मूला मैंने आपको पिछले वीडियो में कराया था, उसी का ये स्क्रीनशॉट है, एक बार फिर से देख लीजिए। एन क्या होता है, वो कितना दिन तक लिप्स मतलब जिंदा रहेगा, मतलब कितना दिन तक वो लाइफ करेगा, उसका हाफ लाइफ। तो T/1/2 जो मैंने बोला ना कि टोटल 15 दिन है, बटा कितना करेंगे, 5 करेंगे, तो 3 आया था एन बराबर, तो जस्ट एन का मान 3 रखे थे। एंड ये रहा आपका ओरिजिनल वाला फॉर्मूला, एंड वैल्यू डाले, आंसर हमारा निकल के आ गया। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आइसोटॉप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन। ये चीज़ आपसे पूछेगा ही पूछेगा एग्जाम में एक न एक चीज़। ठीक है, तो अगला यहाँ पे प्रश्न हमसे पूछा गया है, एटम्स हैविंग द सेम मास नंबर, बोले तो मास नंबर उसका भार, परमाणु भार समान है, 40 40 40 है, एंड एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, 18 19 20। देन उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, भार समान है, यानी संभारिक भार समान है, यानी बोले तो संभारिक ऑप्शन नंबर भी होगा। अब एक चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह बताना है कि मान लीजिए हमारा परमाणु क्रमांक समान रहता है, ठीक है, परमाणु भार अलग रहता है, देन उसे हम लोग क्या बोलते हैं। सेकेंड चीज़, यदि इन दोनों के न्यूट्रॉन, इसका न्यूट्रॉन की संख्या, इसका न्यूट्रॉन की संख्या, इसका न्यूट्रॉन की संख्या समान आता है, देन हम लोग इसे क्या बोलते हैं। ठीक है, यह चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, अगला प्रश्न है यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता की इकाई क्या होगी। तो ये सभी इसके इकाई है, क्यूरी हो गया, बैकलर हो गया, रदरफोर्ड हो गया, बट ऐसा यूनिट यदि आपसे एग्जाम में पूछे, देन ओनली आपको बैकलर को मार के आना, ये नहीं कि सबको टिक करना, यह गलती करने से आपको बचना होगा।
प्रश्न नंबर 10 है, विच आइसोटॉप इज यूज टू ट्रीट कैंसर, मतलब कैंसर के इलाज के लिए कौन सा समस्थानिक का उपयोग करते हैं। तो आप फट से बोलिएगा कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं, क्योंकि आपसे बीमारी रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो इसे याद रख लीजिए। इसमें किसका उपयोग करते हैं, कोबाल्ट 60 का। एंड और भी 2-3 है बीमारी, उसका किस किस समस्थानिक से हम लोग इलाज करते हैं, वो चीज़ आपको याद रखना, वो मैं आगे आपको बताऊँगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दी कन्वर्जन ऑफ अ स्टेबल एलिमेंट इनटू अ रेडियो एक्टिविटी वन इज कॉल्ड, मतलब एक स्थिर तत्व को रेडियोधर्मी तत्व में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है। मतलब कोई शांति से बैठा हुआ आदमी, इसको जबरदस्ती उकसा उकसा के इसमें से अल्फा बीटा गामा निकलवाएंगे, तो यही क्रिया हमारा आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिविटी कहलाती है, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अगला प्रश्न हमारा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस इज हाईएस्ट ऑन, मतलब बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में होता है। तो जो मैंने, यदि आप हमारा प्रीवियस वीडियो यानी बोले तो 2025 वाला वीडियो देखेंगे ना, उसमें भी मैंने रेडियो एक्टिविटी को काफ़ी डिटेल में पढ़ाया था। उसमें मैंने बताया था, एंड प्रीवियस वीडियो जो कि कल बनाए थे हम लोगों ने, उसमें बनाया था कि बाइंडिंग एनर्जी क्या है। तो बाइंडिंग एनर्जी मतलब उसको न्यूक्लियाई को तोड़ने के लिए कितना एनर्जी लगेगा। तो सेम उसका सबसे ज़्यादा किसका रहता है, तो वो आयरन का हमारा होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया, इन अल्फा एमिशन द डॉटर एलिमेंट मूव्स, कहने का मतलब है अल्फा उत्सर्जन में पुत्री तत्व खिसकता है। मतलब जब पहले हम लोगों ने क्या देखा था, बीटा देखा था। बीटा एमिशन में क्या हुआ था, उसका परमाणु क्रमांक में कितने की बढ़ोतरी हुई थी, तो उसमें परमाणु क्रमांक 1 बढ़ गया था, वो हमारा बीटा एमिशन था, ठीक है। एंड देन आपसे पूछा गया अल्फा एमिशन। अल्फा एमिशन में क्या होगा, तो अल्फा एमिशन में हमारा परमाणु क्रमांक में कितना माइनस होता है, 2 माइनस हो जाता है। देन कहने का मतलब वो 2 लेफ्ट साइड में खिसकेगा, मतलब वो 2 लेफ्ट एलिमेंट की तरफ खिसक के आ जाएगा, जितना पहले था उससे 2 कम गया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 14 में। प्रश्न नंबर 14 आपका कह रहा है, दी डीके कांस्टेंट, मतलब आपको यहाँ पे डीके कांस्टेंट इतना गया है, देन फाइंड द हाफ लाइफ। देन आपको हाफ लाइफ हमें निकालना है, डीके कांस्टेंट आपको दिया गया। देन हाफ लाइफ बराबर हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, तो फॉर्मूला हमारा हाफ लाइफ की अगर बात करें तो T1/2 बोले तो हाफ लाइफ इज इक्वल टू, हमारा एक और फॉर्मूला बताया था मैंने, ln2 बटा क्या हमारा होता है, डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट हमारा कितना दिया गया है, तो डीके कांस्टेंट हमारा दिया गया है 0.693। अब बताइए log 2 का मान कितना रहता है, आप बोलिए log 2 का मान भी तो उतना ही रहता है 0.693, तो कट पीट के कितना आ जाएगा, कट पीट के 1 मिनट आ जाएगा, यानी उसका अर्धायु कितना होगा, तो 1 मिनट में वो आधा हो जाता होगा, ठीक है। हिंदी में भी प्रश्न पूरा देख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 15 में। प्रश्न नंबर 15 में आपसे बोला गया, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ न्यूट्रल, निम्नलिखित में से कौन उदासीन है, अल्फा बीटा गामा फोटोन। तो मैंने कल यानी जब इसका थ्योरी पढ़ाया था, उसमें बताया था कि एक क्वेश्चन चार्ज से या फिर मास से या फिर आपको पेनिट्रेशन पावर से पूछेगा। तो न्यूट्रल उसमें कौन था, तो गामा रे हमारा न्यूट्रल था, लेकिन सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर था। इस बात को याद रखिएगा, गामा न्यूट्रल रहता है लेकिन उसका पेनिट्रेशन पावर सबसे हाई रहता है, सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 में बोला गया, न्यूक्लियर फ्यूजन रिक्वायर, मतलब नाभिकीय संलयन में क्या जरूरी रहता है। तो नाभिकीय संलयन में 2 नाभिक क्यों क्या करते हैं हम लोग, आपस में टकराते हैं, मिलाते हैं। तो इसको ऐसे ही आसानी से नहीं मिलेगा, इसको मिलाने के लिए हमें जरूरी पड़ेगा हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देन हमारा नाभिकीय संलयन हो पाएगा, जो कि हाइड्रोजन बम में होता है और सूरज में होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया, आइसोटोन्स हैव द सेम नंबर ऑफ, मैंने जस्ट उस समय पूछा था संभारिक बताते समय, न्यूट्रॉन की संख्या यदि समान रहेगा तो क्या रहेगा, उसे हम लोग बोलेंगे आइसोटोन। तो जब भी आप न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं, यदि न्यूट्रॉन की संख्या समान आती है, देन हम आइसोटोन कहेंगे, ठीक है। तो अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या है, यह मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन, मतलब आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संतुलन कौन सा नियम था। तो E = mc², इसको रट लीजिए, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछेगा फिजिक्स में, अभी इसमें ज़्यादा जोर नहीं डालिए, फिजिक्स जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे देन वहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा पूछेगा। विच आइसोटॉप्स इज यूज टू चेक द थायराइड फंक्शन, कहने का मतलब है थायराइड ग्रंथि को जांचने के लिए कौन सा समस्थानिक का उपयोग करते हैं, तो आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है। तो ये जो डिजीज रिलेटेड वाला है ना, एक प्रश्न आपको यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, दी मास ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज अप्रोक्सीमेटली, मतलब
अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है? तो अल्फा कण का द्रव्यमान 4 AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, पूछेगा। अल्फा मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड गामा, ठीक है। गामा रेज आर सिमिलर टू, गामा रेज समतुल्य किसके होता है, किसके समान होता है, किसके बराबर रहता है? तो आप बोलिए कि गामा रे ना एक्स रे के बराबर ही होता है। क्यों बराबर होता है? तो इसका फ्रीक्वेंसी हाई रहता है एंड क्या है, ये दोनों हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बोले तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए ये दोनों हमारा सिमिलर होते, समान होते। नेक्स्ट प्रश्न है, ड्यूरिंग बीटा डीके विच पार्टिकल इज इमिट अलोंग विथ इलेक्ट्रॉन। जब भी बीटा डीके होता है तो उसके साथ कौन सा पार्टिकल निकलता है? तो जब भी आप लोगों का ध्यान दीजिएगा, हमारा बीटा डीके होगा तो एंटी न्यूट्रॉन पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रॉन के साथ निकलता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। जब रेडियो एक्टिविटी उसमें से बीटा निकलता है, बीटा निकलते समय कौन सा एक्स्ट्रा पार्टिकल निकलता है? तो वो एंटी न्यूट्रॉन रहता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, न्यूक्लियर फ्यूजन इन द सन कन्वर्ट्स, मतलब ना सूर्य में नाभिकीय संलयन किस परिवर्ता करता है? मतलब कहने का मतलब सन से जो लाइट आ रहा है ना, वो कैसे आता है, मतलब वो किस में परिवर्तित होकर आता है, परिवर्तन नहीं परिवर्तित करता है। तो ध्यान दीजिएगा, उसमें क्या रहता है, हमारा सन में बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन, लेकिन वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन हमारा हीलियम में बदल रहा है एंड देन हमारा क्या आ रहा है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे हमारा एनर्जी निकल रहा है, रेडिएशन निकल रहा है, गर्मी निकल रहा है। तो हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, देन वो हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। और सेम चीज़ हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन, बोले तो संलयन एक जगह मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल के किस में कन्वर्ट हो रहा है, उधर हीलियम में हमारा कन्वर्ट हो रहा है। अगला प्रश्न है, दी डिफरेंस, किसका डिफरेंस बोल रहा है, Z+N, मतलब कहने का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का माइनस है एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियाई इज कॉल्ड। मतलब मैंने आपको जो बाइंडिंग एनर्जी पढ़ाया था, देन वहाँ क्या बताया था कि एक्चुअल है वो वाला, और जो हम लोग उसका नाभिक प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन वाला जो रहता है ना, सॉरी, देन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन वाला जो रहता है उसका दोनों को जोड़ के ना, अगर ये दोनों में जो डिफरेंस आता है उसको ही हम लोग बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच रेडिएशन इज डिफ्लेक्टेड मोस्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद्युत क्षेत्र में कौन सा विकिरण सबसे अधिक विक्षेपित होगा? तो सबसे ज़्यादा विक्षेपित क्या हो जाएगा, हमारा बीटा पार्टिकल। क्यों होगा कि बीटा हल्का है, शुरू में हम लोग देखे थे अल्फा नहीं हो रहा है, बहुत आयनीकृत है, क्यों, क्योंकि वो भारी है। तो जो हल्का है वही विकृत होगा, डिफ्लेक्ट होगा, तो वो कौन सा हो जाएगा, बीटा होगा, क्योंकि यह बहुत हल्का होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 कह रहा है, रेशियो ऑफ टी हाफ टू एवरेज लाइफ, मतलब एवरेज लाइफ और हाफ लाइफ का रेशियो कितना आएगा? तो मैंने आपको पहले ही बता रखा हूँ दोस्तों कि हमारा हाफ लाइफ बराबर क्या होगा। तो आप बोलिएगा हाफ लाइफ वाला अभी तो आप बताए थे, T1/2 बराबर क्या होता है, log 2 ln2 बटा क्या रहता है, ln2 बटा हमारा लेमडा रहता है, बोले तो डी के कॉन्स्टेंट। अब आप बोलिएगा एवरेज लाइफ बराबर क्या रहता है, तो एवरेज लाइफ बराबर 1 बटा क्या रहता है, हमारा डी के कॉन्स्टेंट। तब जब हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे, तो रेशियो निकालेंगे तो ये लेमडा से लेमडा कट जाएगा, यानी टी हाफ बटा टी का मान कितना आएगा, log 2 आएगा, और log 2 का मान कितना होता है 0.693, तो 0.693 यहाँ करेक्ट आंसर आएगा। थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, हाफ लाइफ बराबर क्या होता है, यह जो कि मैंने अभी आपको लिख के बताया, ठीक है। देन हम बात करें एवरेज लाइफ, तो ये आपका हो जाता है एवरेज लाइफ। अब दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, मतलब उसका क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। देन डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, 0.693, लैम्डा से लैम्डा कट गया, यह आ गया log 2 का मान 0.693, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 27 है, कह रहा है रेडियो एक्टिविटी डीकेज, रेडियो एक्टिविटी डीके क्या है, मतलब बोले रेडियो धर्मिता है क्या, फिजिकल है, केमिकल है, या फिर न्यूक्लियर है, या फिर बायोलॉजिकल है। तो इसमें क्या रहता है, न्यूक्लियर चेंज हो जाता है, धीरे धीरे विनाश हो रहा है, वो खत्म हो रहा है, विलुप्त हो रहा है, न्यूक्लियर खत्म हो रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एन आइसोटॉप्स यूज्ड इन फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर, मतलब परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका उपयोग करते हो? जो बड़ा बड़ा परमाणु रिएक्टर देखते हैं, गेम खेले होंगे फ्री फायर, तो उसमें देखते होंगे ना एक जगह बड़का चिमनी लगा रहता है, वो किस लिए? तो वो जो रिएक्टर रहता है उसमें किसका उपयोग करते हैं? तो यूरेनियम 235 का उपयोग करते हैं एंड उससे हम लोग क्या करते हैं, बिजली बनाते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, दी पेनिट्रेशन पावर ऑफ बीटा रे इज, बीटा रे का पेनिट्रेशन पावर कितना रहता है? तो 100 टाइम्स मोर देन क्या रहता है, हम लोगों का अल्फा रहता है, उसका जो पेनिट्रेशन पावर है 100 टाइम्स, मतलब अल्फा से 100 टाइम्स ज़्यादा रहता है। पेनिट्रेशन पावर का मैं दिखाया हूँ कि कौन कितना पेनिट्रेट करके छेद करके बाहर निकलेगा, जब थ्योरी पढ़े थे वहाँ भी इस चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, विच लॉ एक्सप्लेन दैट द रेट ऑफ डीके इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, मतलब उसमें से कितना क्षय होगा, यदि एलिमेंट कितना धीरे धीरे खत्म होगा,
ये किसके प्रोपोर्शनल होता था, तो जितना इसका न्यूक्लियाई में पावर है, तो जितना इसमें न्यूक्लियाई में पावर हो उससे धीरे धीरे ये क्षय होगा, मतलब ख़त्म होगा। तो ये कौन बताया था, तो ये रदरफोर्ड और सॉडी लॉ वाला जो नियम है उसी में यह चीज़ बताया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अभी दोस्तों हम लोगों ने जितने भी प्रश्न किए ना सब आपके थ्योरी से लिए गए थे, एंड कुछ 2-3 प्रश्न इसके PYQ थे जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। इस चैप्टर में आपको क्या क्या मेन पढ़ना है, तो ये थोड़ा यूरेनियम पे ध्यान दे दीजिएगा, थोड़ा डिजीज वाला पे ध्यान दे दीजिएगा, हाफ लाइफ एंड एवरेज लाइफ निकालना आना चाहिए, देन यह चैप्टर को आप इजिली फिनिश कर लेंगे। अल्फा डीके बीटा डीके पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आइसोटॉप्स आइसोबार आइसोटोन। 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट से ज़्यादा ये चैप्टर नहीं लगेगा। आप एक बार हमारी प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। आई होप आपको यह सेशन पसंद आया हो, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फ्रेंड्स।